एथेंस को बर्न कर डाला। तो फिर उसका बदला लेने के लिए, एथेंस को जो बर्बाद किया जर्सिस ने, उसका बदला लेने के लिए ग्रीस का जो एक जागीर था, छोटा सा इलाका मैसिडोनिया, आज की तारीख में मैसिडोनिया, उसके राजा फिलिप द सेकंड अपने लड़के अलेक्जेंडर को भेजते हैं जंग लड़ने के लिए। और ये अपनी हाईली ट्रेंड मोबाइल फोर्सेस को लेकर अटैक कर डालते हैं, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट पे कैप्चर कर लेते हैं, फिर इराक पे कैप्चर करते हैं, और फिर फाइनली इस पे कैप्चर कर डालते हैं ईरान पे, ईरान यानी पर्शिया। ठीक है। और ईरान का जो कैपिटल होता है परसेपोलिस, नाम क्या है बेटा? परसेपोलिस या पर्सिपोलिस, जो भी आप बोल लीजिए, मैं परसेपोलिस बोलता हूँ। परसेपोलिस के ऊपर 100 वर्ड लिख के लाइए। परसेपोलिस जो इनका कैपिटल होता है, दे ही बर्न्स इट डाउन। ठीक है। उसको बर्न डाउन उन्होंने ऑर्डर क्यों किया, उसके पीछे दो थियरीज हैं, वो उतना थियरीज में मत जाओ, कभी अपन ऐसे मतलब थोड़ा ये ओवर जनरल नॉलेज के ऊपर ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं। बेसिकली उन्होंने बदला ले लिया अपना। ठीक है। लेकिन अलेक्जेंडर सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते, उन्होंने बोला कि अगर मैं इंडिया का कैप्चर कर लूं तो मैं दुनिया की सोने की चिड़िया पे कैप्चर कर लूंगा। और फिर फाइनली ये भारत पे अटैक कर देते हैं, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते, और यहाँ पर उस टाइम पे राजा कौन होते हैं? धनानंद। धनानंद कुछ ध्यान नहीं देते तो अफगानिस्तान कैप्चर हो जाता है। फिर जो ग्रीक ग्रीक लोगों की जो आर्मी होती है वो किस पे अटैक करती है बेटा? पंजाब। ठीक है, पंजाब। और फिर पंजाब के किनारे जो आज की तारीख में रवि नदी है ना, रवि रवि नदी के ऊपर 100 वर्ड लिख के लाइए। ठीक है। रवि नदी के ऊपर मतलब बैंक्स पे, बैंक्स ऑफ रवि नदी, रवि रिवर, उस पे बहुत ही भयंकर बैटल होती है। इसका नाम क्या कहलाता है? बैटल ऑफ हाइडास्पस। HYDASPES। हाइडास्पस मतलब क्या? ग्रीक भाषा में रवि नदी। ठीक है। तो बैटल ऑफ हाइडास्पस में बहुत ही भयंकर जंग होती है। अलेक्जेंडर और वहां के जो लोकल जागीरदार वाले जो राजा होते हैं, जिनका नाम होता है महाराज पुरुषोत्तम। ठीक है। महाराज पुरुषोत्तम का ग्रीक नाम क्या है? पोरस। और इतनी भयंकर लड़ाई होती है तो बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, लेकिन फिर भी पोरस हार जाते हैं। और फिर पोरस को बेड़ियों में जकड़ के अलेक्जेंडर के सामने पेश किया जाता है। और फिर अलेक्जेंडर उनको पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ कैसा मतलब व्यवहार करें। तो पुरुषोत्तम जो होते हैं वो फिर भी मतलब डरते नहीं है अलेक्जेंडर से, वो सीधा एक ही बात बोलते हैं, एक राजा जैसे दूसरे राजा को ट्रीट करता है उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे उसी प्रकार ट्रीट किए करें। तो ऐसा रिप्लाई देख के कि मतलब इतने दमदार राजा को देख के अलेक्जेंडर उसको मारते नहीं है। अलेक्जेंडर उसको वहीं की जागीर वापस से सौंप देते हैं और कहते हैं कि आज से आप मेरे जागीरदार बन जाओ। तो पोरस बोलते हैं कि भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। लेकिन और फिर बाद में क्या होता है आगे चलकर कि ये ग्रीक की जो सेना होती है और ये पोरस के मतलब जो भी मतलब टेक्नोलॉजीज होती हैं वो लोग लेकर वो लोग आगे मथुरा तक कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। लेकिन फिर फाइनली क्या होता है, महर्षि कौटिल्य जो होते हैं वो धनानंद को छोड़ के, ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि ग्रीक की सेना में, ग्रीस की सेना में जो भी मतलब जो जासूस होते हैं उनमें ये मतलब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैला देते हैं कि जो पोरस की सेना है उससे 10 गुना सेना है धनानंद की। ठीक है। तो जो 3 महीने में जो हारे हैं पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम को हराने में आपको 3 महीना लगा है, धनानंद को हराने में आपको 3 साल लग जाएंगे। तो फिर इस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं, दुश्मन को डरा देना, गलत इंफॉर्मेशन देके या कंफ्यूज कर देना। तो इस तरीके से दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा डर जाती है और उनके अंदर अपने आप विद्रोह छिड़ जाता है। विद्रोह, विद्रोह कैसा छिड़ जाता है कि अलेक्जेंडर की सोल्जर्स बोलते हैं हम लोग कम से कम 4-5 साल तक अलेक्जेंडर के लिए लड़ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि और खतरनाक राजा से और 3 साल लड़ो, तो हम लोग यहाँ पर मरने के लिए बैठे हैं, हम लोग को घर पे जाना है। तो इस तरीके से जो अलेक्जेंडर जिंदगी में कोई वॉर नहीं हारा था वो खुद के सोल्जर से ही वॉर हार जाता है। और उसके सोल्जर्स प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई नहीं, हमको वापस जाना है, कि इतना तक एरिया हम लोग ने कैप्चर कर लिया, अब बहुत है, अब हम लोग और लड़ने वाले नहीं है। और इस वजह से आप क्या देखते हैं, अलेक्जेंडर के सोल्जर्स वापस चले जाते हैं। और ऐसे निराश होकर फिर अलेक्जेंडर को, क्योंकि उसके सोल्जर्स आगे लड़ने को तैयार थे ही नहीं, तो अलेक्जेंडर लोग वापस से जाने लग जाते हैं। समझ में? इज इट अंडरस्टूड? समझ में आप लोग को? एक और चीज आपको पता है क्या होता है, महाराज पुरुषोत्तम या पोरस, उनकी सेना में होता है चंद्र।
हाँ, उनकी सेना में होता है चंद्र, एक वॉरियर होता है, सोल्जर होता है। तो जब पोरस हार जाते हैं तो चंद्र फिर ऑटोमेटिकली ग्रीक सेना में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। पुरुषोत्तम महाराज की जो सेना होती है वो बेसिकली उसमें चंद्र भी उसका पार्ट होते हैं, तो वो बेसिकली ग्रीक सेना का भी पार्ट बन जाते हैं। लेकिन फिर चंद्र ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोग को किसी ना किसी तरीके से ये ग्रीक लोग जो हमारे ही लुटेरे हैं, हम लोग को इनको भगाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने निजी फायदे के लिए, अपने पर्सनल ग्रीड के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम लोग इनके साथ शामिल तो नहीं हो सकते। हम लोग ये इंडिया वालों को धोखा तो नहीं दे सकते। हम लोग को अपने होपलैंड के प्रति बहुत ज्यादा सजग और वफादार रहना होगा। तो उस टाइम पे क्या करते हैं चंद्र, कुछ कुछ महीनों तक मतलब क्या ग्रीक सेना के साथ ट्रेनिंग करते हैं आगे की जंग के लिए। लेकिन फिर ये मिलते हैं इससे, स्वामी कौटिल्य से, और फिर जो पोरस की सेना और जो धनानंद की सेना से जो नाखुश लोग थे, वो चंद्र और कौटिल्य को लेकर साथ में अपनी एक छोटी सी फौज बनाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे वो बड़ी होती जाती है। ठीक है, और तब तक ये भी हो जाता है कि अलेक्जेंडर की सेना वापस चली जाती है। लेकिन ये भी होता है कि चंद्र अपनी सेना लेकर थोड़े थोड़े इलाकों को कैप्चर करते हैं, पाटलिपुत्र के इलाके आजू बाजू के इलाकों को। और फिर फाइनली जब धनानंद बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका रहता है, तो फिर फाइनली चंद्र उसका खात्मा कर देते हैं, मार डालते हैं उसको, और उसकी सारी सेना अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जनता भी इससे खुशी रहती है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे जनता की एक खराब राजा आके हमारा स्वामी बने। समझ में? और फिर इस तरीके से चंद्र अपनी नई रियासत शुरू करते हैं। देश के नए राजा कौन बनते हैं? चंद्र। समझ में आप लोग को? हिस्टोरियंस को एग्जैक्टली पता नहीं कि इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ओरिजिन क्या है। तो इसको ये, क्योंकि कौटिल्य महाराज ने भी, जो कौटिल्य महर्षि जो थे, उन्होंने भी हमेशा मतलब क्या इनकी जो ओरिजिन है उसको हमेशा गुप्त रखा। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि कोई राजपूत है, ये क्षत्रिय है, या ये ब्राह्मण है, या कौन है। लोग कौटिल्य ने सिर्फ लोगों को ये बताया ये एक अच्छे राजा हैं, ये कहां से आए हैं वो मत पूछो। तो इसीलिए हिस्टोरियंस को भी एग्जैक्टली पता नहीं है, तो उन्होंने इनके मतलब नाम के साथ गुप्त जोड़ दिया कि चंद्र, जिसकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं है। ठीक है, और फिर मौर्य। ये सवाल ये है, ये मौर्य सरनेम आता कहां से? सवाल ये है, ये मौर्य सरनेम आता कहां से? ये एक मिनट। सवाल ये है, ये मौर्य सरनेम आता कहां से? ये मौर्य सरनेम अभी कहां से आता है? ऐसा कहा जाता है बेटा कि चंद्र जो थे वो मोर पकड़ने वाले खानदान से रिलेटेड थे। ठीक है, इनका जो खानदान था वो ओरिजिनली क्या था? वो पेट ट्रेनर्स थे, रॉयल पेट ट्रेनर्स। जैसे पता है बड़े बड़े घरानों में आप जाते हैं तो वो लोग क्या मतलब डॉग ट्रेनर हायर करते हैं, प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर हायर करते हैं, प्रोफेशनल हॉर्स ट्रेनर हायर करते हैं। समझ में? तो पुराने जमाने में क्योंकि पिकॉक्स जो थे दे वर कंसिडर्ड एज रॉयल पेट्स, आज भी कंसिडर किए जाते हैं। दुनिया के हर देश में पिकॉक को मारना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, पूरे सभी देशों में। क्योंकि हिस्टोरिकली, सिविलाइजेशनली, द किलिंग ऑफ अ पिकॉक इज कंसिडर्ड टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट। समझ में? एंड दैट इज एंड इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ रॉयल पेट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। समझ में? तो इनका मतलब जो शाही घराना था, ऐसा बोलते हैं कि ये मोर को ट्रेन करने वाले घरानों से संबंध रखते थे। इसीलिए हिस्टोरियंस ने इनको क्या नाम दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य। ये जितने भी सरनेम आते हैं ना, मोरे, मौरे, मौर्य, 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 जितने भी है ना, ये सब के सब यहीं से ही आते हैं। समझ में? तो अगर आप में से किसी का सरनेम मौर्य है तो बी प्राउड, आप चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान से हैं। बड़ी बात। ठीक है, लेकिन सिंपली बीइंग प्राउड इजंट द रियल थिंग, यू मस्ट एक्ट लाइक वन। ठीक है, अगर वो इतने बड़े प्रतापी राजा थे तो यू शुड आल्सो बिकम समबडी वेरी ग्रेट लाइक। ठीक है, ट्राई टू बिकम वन लाइक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो होते हैं वो अब एक नई रियासत बनाते हैं। अलेक्जेंडर की फौजें वापस चली जा चुकी होती है देश को छोड़कर। ठीक है, लेकिन होता क्या है, महर्षि कौटिल्य जो होते हैं वो चंद्रगुप्त को ये कहते हैं कि भाई देखो, मैंने तुमको राजा बनने में मदद तो की है, लेकिन सिर्फ राजा बन के मतलब नहीं। तुम्हें ये जो ग्रीक लोग हैं, ये ग्रीक लोग है ना,
एक बताता हूँ, एक मिनट को रखो। ये ग्रीक लोग जो हैं, ये ग्रीक लोगों, ग्रीस जो है, ग्रीस, ग्रीस के बाजू में एक समुद्र है, इसको क्या बोलते हैं? आयोनियन सी। मैप में देख लो। तो आयोनियन को हिंदी में क्या बोला जाता है? यवन। ठीक है। तो ग्रीक के किसी भी इलाके से रहने वाले लोग जब भारत में आए तो इनको क्या कहा गया? यवन। ठीक है। दूसरी मेन चीज, ग्रीक, ग्रीस को हिंदी में क्या कहा जाता है? यूनान। यूनान से आगे चलकर ऐसा हो जाता है बेटा, ये देखो, ये ग्रीक्स वगैरह वो लोग थे ना, ये लोग सिर्फ जीतना जानते थे। ये लोग बहुत ही मतलब क्या अच्छी, मतलब क्या जेंटलमैन टाइप वॉरफेयर नहीं करते थे। पीछे से हमला करना, पैरों के नीचे से हमला करना, षड्यंत्र रचना, जहर फेंकना, केमिकल वॉरफेयर करना, और वो हर मुमकिन कोशिश करना जो मतलब क्या एक जेंटलमैन वॉरियर को सूट नहीं करता। और इसीलिए हमारे देश में जब ये विदेशी लोग जब आक्रमण किया करते थे तो हमने इनके फाइटिंग स्टाइल्स को अप्रिशिएट नहीं किया, और हमने कहा कि आप लोग तुच्छ प्राणी हैं, आप लोग घटिया लोग हैं, और आप लोग मतलब क्या जो जेंटलमैन ये जेंटलमैन के जो रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ वॉर ऑफ जेंटलमैन, आप उस तरीके से आप वॉर नहीं लड़ते, इसलिए आप घटिया इंसान हैं। और इसीलिए आगे चलकर किसी को यवन बुलाना यानी इट बिकेम अ बैड वर्ड, इट बिकेम एन अब्यूज। ठीक है। स्वेरिंग बोलते ना कि किसी को यवन बोलना, यवन बोलना मतलब कोई घटिया, एक्चुअली घटिया नहीं, that person belongs to the Ionians, he is basically from Yunan, but his fighting style is not gentleman-like, so that is why being called a yavan itself became a bad word for that person. Anyway, ठीक है। तो कौटिल्य महाराज ने फिर बाद में चंद्रगुप्त जी को क्या बोला कि हमें क्या करना है, ये यवन लोगों ने जो भी अपना इलाका हथियाया है, मतलब क्या नॉर्दर्न पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये वाला पूरा इलाका, तो हमको मिलकर इन्हें क्या करना पड़ेगा? वापस से कब्जा करना पड़ेगा। ठीक है। और इसी से ही तहत चंद्र क्या करते हैं, पूरे के पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करते हैं, और फिर फाइनली बहुत ही भयंकर जंग, ठीक है, बहुत ही भयंकर जंग लड़ी जाती है 305 बीसीई में। ठीक है। वो बैटल ऑफ हाइडास्पस है ना, बैटल ऑफ हाइडास्पस, वो लड़ी जाती है बेटा 326 बीसीई में। समझ में आया क्या? बैटल ऑफ हाइडास्पस, इसके ऊपर 100 वर्ड्स लिख के लाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो तकरीबन कितना आप पकड़ लो, ऑलमोस्ट 21 इयर्स के बाद एक और भयंकर जंग लड़ी जाती है, विच इज नोन एज द बैटल ऑफ हिंदू कुश, या इसको बैटल ऑफ सिंध भी, बैटल ऑफ सिंध नहीं बोला जाता, इसको बैटल ऑफ हिंदू कुश ही बोलते हैं, बैटल ऑफ इंडस बोलते हैं, हिंदू कुश भी बोलते हैं, लेकिन इसको मेनली क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ इंडस। ये इंडस नदी के किनारे ये जंग लड़ी गई थी, और इसमें क्या हुआ, अलेक्जेंडर तो चले जाते हैं, उनके बाद जो उनका कमांडर होता है सिल्यूकस निकोटर, सिल्यूकस निकोटर, ठीक है, अलेक्जेंडर का कमांडर, जो नेक्स्ट राजा होता है अफगानिस्तान का इलाके का, उसके साथ ये लड़ते हैं और सिल्यूकस को हरा देते हैं। समझ में आया क्या आप लोग को? ठीक है, चंद्र हरा देते हैं, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इलाका, जो ये ग्रीक लोग है ना, ये यूनानी लोग, ये यवन लोग जो कैप्चर किए रहते हैं ना, इसको वापस से हासिल कर लेते हैं। ठीक है, इसको वापस से हासिल कर लेते हैं। इसके आगे क्या होता है? इसके आगे ये होता है कि चंद्र फिर क्या, देखो पुराने जमाने में ये बहुत कॉमन था कि अगर दो परिवारों के बीच में कॉन्फिडेंस अगर हमें एस्टेब्लिश करना है, कॉर्डियल रिलेशन हमको एस्टेब्लिश करने हैं, तो एक परिवार अपनी बेटी की शादी दूसरे परिवार के लड़के के साथ करा देगा, और इधर भी यही हुआ। सिलिकॉस निकोटर की एक बेटी थी, ठीक है, जो ग्रीस की सबसे खूबसूरत लड़की थी, उनका नाम था हेलन। तो हेलन मैडम की शादी करा देते हैं किनके साथ? ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, याद रखना। फिर तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज्यादा मतलब क्या खुश हो जाते हैं, और अपने अपने नए ससुर जी कौन, सिलिकॉस निकोटर को बोलते हैं कि ससुर जी आपने अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ किया है, आपको जो मांगना है मांगिए। तो सिलिकॉस निकोटर ये कहते हैं, देखिए कि मैं अफगानिस्तान का राजा हूँ राइट नाउ, लेकिन फिर मिडल ईस्ट में अलग अलग जंगें चल रही, मिडल ईस्ट तो हमेशा, तो मिडल ईस्ट आज की तारीख में आप देखते हैं आईसिस है, इराक है, सीरिया है,
फिर कुर्दिस्तान है, टर्की है, लेबनान है, पैलेस्टाइन है, ये सब वॉर हमेशा आप लोग देखो हमेशा न्यूज में सुनते रहते होगे, ये सब वहां पर वॉर चले आ रहे हैं। तो बेटा मिडल ईस्ट में वॉर आज से नहीं है, मिडल ईस्ट में ये जो जंग है ना ये 4000 साल से चली आ रही है। तो जब भी आप मिडल ईस्ट में सुनो कि आज इधर बॉम्ब फट गया, इधर वॉर हो गया, तो ये कुछ नई बात नहीं है, समझ में? इसको always take these things happening in the occurring in the Middle East with a pinch of salt because they are nothing new. They have been happening in the Middle East since times immemorial. At least in dated history, we can say that at least 4,000 years ago, there was this dynasty called as Assyrian dynasty, which had fought innumerable wars with other kings. तो उस टाइम पे भी ये होता है कि 303 BCE के आसपास यानी बैटल ऑफ इंडस हारने के 2 साल के बाद सुल्यूकोस निकोटर अपने जमाई राजा, ठीक है, अपने दामाद जी चंद्र को बोलते हैं कि मुझे ये मिडिल ईस्ट में कुछ जंगें लड़नी है, तो मुझे आप हेल्प कीजिए। तो चंद्रगुप्त भी बोलते हैं कि आप मेरे ससुर हैं, तो इसीलिए मैं आपको हेल्प करने के लिए क्या दूंगा, एक नजराना पेश करूंगा। किसका? 500 एलिफेंट्स का। उस जमाने में टैंक्स नहीं हुआ करते थे बेटा, तो किलों को तोड़ने के लिए क्या अपनाए जाते थे? एलिफेंट्स। एलिफेंट्स जो होते थे, नॉर्मली एक एलिफेंट ऐसा होता था, देखो नॉर्मली एलिफेंट ऐसा होता है, ठीक है, एलिफेंट के दांत ऐसे रहते हैं। पुराने जमाने में यहाँ पर सरिया लगाया जाता था, इतना बड़ा बड़ा लोखंड के सरिये इतने बड़े बड़े, और आजू बाजू में इतने बड़े बड़े, मतलब एकदम खतरनाक दिखने वाले, एकदम बहुत ही राक्षस जैसे दिखते थे ये। और ये जहां पर भी जाते थे ना, ये लिटरली फाड़ देते थे सारी की सारी सेना को और किलों को। तो इन्होंने 500 एलिफेंट दिए, जिसकी वजह से सेल्यूकस निकोटर को बहुत ज्यादा मदद मिली, ठीक है, क्या करने में? मिडल ईस्ट में जंगें जीतने के लिए। इज इट अंडरस्टूड? एंड पीपल स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। खैर आगे देखते हैं। हाँ, तो देखो देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अलेक्जेंडर लोग क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो अलेक्जेंडर कहाँ जाते हैं? 326 में ये जंग जीत जाते हैं, ठीक है, इंडिया में 3 साल रहते हैं और फिर फाइनली अपने गांव के लिए प्रस्थान करते हैं, वापस मैसिडोनिया जाते हैं। तो मैसिडोनिया जाते जाते बीच में क्या आता है बेटा? इराक आता है। इराक, इराक का आप लोग जानते होंगे, तो पुराना नाम क्या था बेटा? मेसोपोटामिया। हैव यू हर्ड अबाउट इट? Yes, you have. In fifth Yes, standard. So recall whatever that you studied in fifth standard. If you cannot recall, go back to your NCERTs and study all those 6 to 12 NCERTs. 45 NCERTs है, सबके नोट्स बनाओ। समझ में? देखते हैं। मेसोपोटामिया में एक बहुत खूबसूरत शहर हुआ करता था, बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन। आज की तारीख में बेबीलोन मतलब एक खत्म हो चुका हुआ शहर है, मतलब हिस्टोरिक साइट है। इराक में देख लो, यहाँ पर आईसिस ने बहुत ज्यादा दंगे फसाद किए। तो बेबीलोन में बहुत पता है फेमस बात हुआ करती थी कि बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन्स हुआ करते थे। बेबीलोन आज से 2500 साल पहले एक ऐसा शहर हुआ करता था बेटा, which this entire city was itself a one huge garden. Yes, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। यहाँ पर पता है आज की तारीख में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है मॉडर्न डे। पुराने जमाने में 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड भी हुआ करते। इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। तो हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन ये इतने खूबसूरत हुआ करते थे कि अलेक्जेंडर को लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा टाइम यहाँ पर रेस्ट कर लेना चाहिए। रेस्ट कर लेना क्यों चाहिए? क्योंकि ही वाज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, अलेक्जेंडर ने शायद सोने के टाइम पे गुड नाइट वगैरह नहीं इस्तेमाल किया होगा, गुड नाइट या मॉर्निंग इस्तेमाल नहीं किया होगा, और इसलिए शायद से मॉस्किटो बाइट हो गया इनको और इनको मलेरिया हो गया। अब हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन की पता है खास बात क्या थी? कि यहाँ पर नेचुरल ये नेचर थेरेपी हुआ करती थी। पता है कितने सारे पेशेंट्स को ये सब होता है ना, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी वगैरह, या फिर दे आर सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन वगैरह, या कुछ भी टाइप का बीमारी होता है ना, तो उनको एक बहुत ही खूबसूरत होता है ना, हिल स्टेशन में जाइए आपका इलाज अच्छे से अपने आप हो जाएगा। तो लोग यहाँ पर जाया करते थे हील होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर गार्डन से तो जड़ी बूटियां वगैरह भी मिलती थी, लेकिन जो मलेरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और अलेक्जेंडर की 323 के आसपास मौत हो जाती है। He dies in 323 BC। जिस इंसान को कोई नहीं मार पाया दुनिया में, एक मच्छर ने मार दिया।
तो मच्छर से दूर रहिए और घर में मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। वो टेनिस रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, योर चॉइस, लेकिन अलेक्जेंडर मत बनो, ठीक है। बी लाइक चंद्रगुप्ता, नॉट लाइक अलेक्जेंडर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत ही खास बात होती है, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन के ऊपर 50 वर्ड लिख के लाओ, देखना इसके बारे में पढ़ना है, यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। अलेक्जेंडर की जब मौत होती है ना, तो इनके बॉडी को ममीफाइड किया जाता है, जैसे वो ग्रीक के राजाओं को, इजिप्ट के राजाओं को नहीं बनाया जाता मम्मी, वैसे इनके राजा, इनकी डेड बॉडी को भी मम्मी का मम्मी बनाया जाता है, बहुत बड़ा ताबूत बनाया जाता है, एंड ही इज शिफ्टेड टू इजिप्ट। और इजिप्ट में ऐसा कुछ लोग होते हैं, उनका ये मानना था कि ये अलेक्जेंडर के मतलब ताबूत में बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स हैं, जो भी इनके ऊपर तंत्र मंत्र कर देगा इनकी डेड बॉडी के ऊपर, वो अमीर बन जाएगा और अमर बन जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, अलेक्जेंडर की डेड बॉडी चुरा ली। ऐसे तो लोग भरे हैं दुनिया में, मतलब इंसान को ना जीते हुए मतलब किसी ने जीने दिया ढंग से, ना किसी ने मरने के बाद भी उनको आराम दिया, तो ये चलते रहता है। क्या आगे बढ़ते हैं, इज इट अंडरस्टूड? हम क्या करते हैं, हम लोग, ये तो आगे की बात होगी, हम लोग यहाँ की बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। अलेक्जेंडर की मौत के बाद क्या होता है, जो उनका इलाका जो जागीरों में बढ़ जाता है, तो उनमें जो मेन जागीर किसकी होती है, अफगानिस्तान की सेल्यूकस निकोटर। सेल्यूकस निकोटर और चंद्रगुप्ता दोनों के दोनों रिश्तेदार बन जाते हैं, ससुर और दामाद का रिश्ता बन जाता है, और वो उनको 500 एलिफेंट्स भी देते हैं, ठीक है। खैर, इतना हो जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को जो कौटिल्य जो होते हैं ना, महर्षि कौटिल्य, वो हर रोज उनके डाइट में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते रहते हैं। आज भी होता है ये, देखेंगे, ठीक है। उनके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते रहते हैं। उस जहर मिलाने का कॉन्सेप्ट क्या था, पुराने जमाने में जो भी राजे महाराजा हुआ करते थे ना बेटा, उनको थोड़ा थोड़ा उनके खाने में जहर मिलाया जाता था, ताकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनके बॉडी में सभी प्रकार के जहर के खिलाफ इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। समझ में आप लोग को? इसीलिए कभी भी बादशाह का खाना अलग हुआ करता था और आम जनता और उनकी रानियों का खाना अलग हुआ करता था, ठीक है। मिनिस्टर का खाना अलग, रानियों का खाना अलग, बेटों का खाना अलग, और केवल बादशाह का खाना अलग। समझ में? तो चंद्र को ऐसा स्पेसिफिक खाना दिया जाता है, ठीक है। एक बार क्या होता है, और ये किसका, ये हमेशा किसके ऑर्डर पे हुआ करता था, कौटिल्य के ऑर्डर पे हुआ करता था, ठीक है। एक बार क्या होता है, मतलब ऐसे ही मतलब मस्ती में एक बार मतलब इनकी रानी क्या करती है, इन्हीं की प्लेट से खाना खा लेती है, और चंद्र बोलते हैं कि ऐसा मत खाओ, ये मेरा स्पेशल खाना है। तो वो रानी बोलती है, ऐसा क्या स्पेशल खाना है इसमें? तो और ऊपर से उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट होती है, तो चंद्र तो खाना खा लेते हैं, उनको तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उनकी जो वाइफ होती है, उनके बॉडी में जहर दौड़ जाता है, क्योंकि वो खाना इट वाज ऑलरेडी पॉइजन्ड बाय सम अदर, बोलते ना किसी दुश्मन के प्रति, किसी दुश्मन ने उसको पॉइजन किया हुआ रहता है। समझ में? तो इस वजह से क्या होता है, किसी दुश्मन ने अपने जासूस भेजकर चंद्र का खाना बहुत ज्यादा मतलब क्या, उसमें जहर मिलाया हुआ होता है। और इसी में क्या होता है कि चंद्र को तो खैर अलग अलग जहर की इम्यूनिटी थी, लेकिन उनकी वाइफ को नहीं थी। तो उनकी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी, हेलन नहीं, कोई दूसरी वाइफ थी, पहले के राजाओं की हजारों बीवियां हुआ करती, तो उनकी जो दूसरी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हुआ, वो प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी। तो उनकी वाइफ है ना मरने लग जाती है। तो मरने लग जाती है तो फिर क्या करते हैं, कौटिल्य ऑर्डर करते हैं कि अगर वाइफ मर जाए तो भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो बच्चा है, कि मतलब नया उत्तराधिकारी है, सक्सेसर है टू द रॉयल थ्रोन, वो मरना नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो जो ये ये बोलते हैं ना, हाउस वाइफ या नर्सिंग ऑक्सिलरी मिडवाइफ, उनको बोल के उस बच्चे की प्री मैच्योर मतलब वो डिलीवरी करवा देते हैं, सी सेक्शन करवा के। हाँ, उस जमाने में भी सी सेक्शन हुआ करता था, ठीक है। तो बच्चे का सी सेक्शन करा देते हैं, और वो इस तरीके से, लेकिन ये होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसमें से जो खून होता है मम्मी का, उसमें जहर भरा हुआ रहता है और उनके सर तक लग जाता है। तो बेसिकली उनका जो सर होता है वो बच्चे का, उस पे ना जहर की बूंदें लगी हुई रहती है, और वो पूरी जिंदगी एकदम काले धब्बे की तरह दिखते हैं। और वो काले धब्बे जो होते हैं वो बड़े बड़े बिंदु की तरह दिखते हैं, और तभी से ही उनका नाम पड़ जाता है बिंदुसार, ठीक है। बिंदु कम्स फ्रॉम द वर्ड धब्बा, ब्लैक ब्लैक धब्बे, सार आता है इस वर्ड से, जहर से। तो एक इंसान जिसके सर पे खून के, सॉरी, जहर के काले काले धब्बे हों,
तो बिंदुसार की ये इस तरीके से जन्म होता है और उनकी मम्मा का डेथ हो जाता है। ठीक है। चंद्र क्या करते हैं, शुरुआत में आजीविका ऋषि मुनि जो होते हैं उनके लिए अलग अलग क्या करते हैं, वो क्या बनाते हैं, केव्स वगैरह बनवाते हैं। फाइनली अपने जीवन के आखिरी काल में ये जैनिज्म अपना लेते हैं और ये बहुत बड़े साधु बन जाते हैं। और फिर फाइनली चंद्रगिरी हिल्स, वेयर कर्नाटका, कर्नाटका में कुछ हिली इलाके थे, वहां पर जाके ये अनशन मतलब क्या करते हैं, ये संथारा कर लेते हैं। यानी इनको लगता है कि अब मेरे इस धरती पे आने का सारा काम जो है वो पूरा हो चुका है, अब मुझे और दूसरा कोई काम नहीं है धरती पे, मैंने अपने सारे के सारे फर्ज अच्छे से निभा लिए। और फिर चंद्र बोलते हैं कि अब मेरा इस धरती से जाने का टाइम हो चुका है और इसीलिए, हाँ, और इसीलिए अब मेरे को इस धरती पे रह के फायदा नहीं है, मतलब नहीं है, मेरा सारा का सारा काम हो गया है। तो इस तरीके से जैनिज्म में पता है वो कॉन्सेप्ट है संथारा, ये एक्चुअली हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है। ठीक है, संथारा या संलेखना, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिस दिन आपको लगता है कि आपको इस धरती पे आने का सारे के सारे मतलब जो भी आपके ड्यूटीज है वो पूरे हो चुके हैं, तो इस धरती पे और वेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करते हैं, खाना पीना सब रोक के सिर्फ भगवान को याद करते हैं और आपकी भूख से ही मौत हो जाती है। समझ में? लेकिन ये कब किया करते हैं, जब आपके सारे ड्यूटीज पूरे हो जाए इस धरती पे। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल की उम्र में सोचो कि मुझे संतान करना है, नॉट अलाउड। आपने कब करना है, नहीं, ऐसा कोई करने के लिए कुछ कंपल्सन नहीं है। ठीक है, लेकिन पुराने जमाने में क्या रहता है ना, आज भी काफी लोग करते हैं एंड दैट इज व्हाई दिस प्रैक्टिस हैज बीन क्वाइट कंट्रोवर्शियल। मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर 50 वर्ड लिखिए। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, 1-2 साल पहले बेटा, एक जैन कपल जो था उन्होंने मतलब वो हस्बैंड वाइफ दोनों ने संतरा कर लिया। दोनों बहुत यंग थे, 25-30 साल के थे, और उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी अपने मतलब क्या ये रिश्तेदारों को हवाले करके और उन दोनों ने संतरा कर लिया, बेसिकली फास्ट अनटू डेथ। तो ये बात है ना, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ये बोला, जुडिशरी ने ये बोला कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, ये एकदम गलत प्रैक्टिस है, बच्चे की परवरिश कौन करेगा। समझ में? तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उनकी बच्चों की परवरिश करने की उनकी ड्यूटी खत्म हुई थी? नहीं, फिर भी उन्होंने संतरा कर लिया, वेरी बैड। समझना? लेकिन क्या ये सब रिलीजियस मुद्दे हैं और इसलिए कोई इसमें ज्यादा कूदता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग इसको समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझ में। आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगिरी हिल्स, ये जो हिली इलाकों में जो इतने बड़े महान राजा मतलब क्या अपना त्याग कर देते हैं अपने प्राणों का, तो तभी से इसका नाम क्या पड़ जाता है, चंद्रगिरी हिल्स। चंद्रगिरी हिल्स एक बहुत बड़ा, इसलिए तब से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज साइट है। कहां पर है, कर्नाटक में। समझ में आपको, चंद्रगिरी हिल्स, इज इट अंडरस्टूड? तो इसके ऊपर जैनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये चंद्रगिरी हिल्स। क्यों? क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी ने वहां पर क्या किया था, संतरा किया था। खैर, अब बात आती है उनकी, उनके बेटे की, बिंदुसार। बिंदुसार ने बचपन से लेकर हमेशा ये कसम खा ली थी कि भाई देखो ऐसा है, जिसने भी मेरी मम्मा को जहर दे के मारा है, और वो चाहता था वो इंसान कि मेरे डैडी भी मतलब क्या जहर खा के मर जाएं, तो ये इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उस दिन से कसम खा लेते हैं कि इस दुनिया में जो भी मेरा दुश्मन होगा, जो भी मेरे पेरेंट्स का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन वो इस धरती पे नहीं जीना चाहिए। और ये इतनी वॉर्स लड़ते हैं, इतने वॉर्स लड़ते हैं, ये तकरीबन 16 से 19 साल अपनी जिंदगी में ये करते हैं, क्या करते हैं, रूलरशिप करते हैं, राज करते हैं। और इसमें कम से कम सैकड़ों हजारों जंगें लड़ते हैं और सब लोग को मार डालते हैं। जिस किसी के ऊपर भी हल्का सा भी शक जाता है ना कि ये मेरा दुश्मन हो सकता है, ये उसको सिंपल एक ही चॉइस देते हैं, या तो मेरे साथ आ जाओ या तो मैं आपको मार डालूंगा। जो होशियार राजा होते हैं वो इनके साथ मिल जाते हैं, जो होशियार नहीं होते, बेवकूफ होते हैं, तो वो लोग इनके साथ जंग करने की कोशिश करते हैं और उनको खत्म कर डालते हैं कंप्लीटली। और इनका खौफ दूर दूर तक फैला हुआ रहता है, और इनका खौफ इतना फैला हुआ होता है कि ही केम टू बी नोन एज अमित्र रक्त। अमित्र यानी एनिमी, रक्त यानी ब्लड, दुश्मनों का खून निकालने वाला। ठीक है, बिंदुसार। बिंदुसार की जिंदगी के बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं है, ये इसलिए बेटा क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम अपनी जिंदगी में वॉर लड़ने के अलावा कुछ किया ही नहीं। हालांकि इन्होंने ग्रीक के राजा, इटली के राजा, असीरिया के राजा, लिबिया के राजा, अलग अलग राजाओं के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे। इन्होंने एक बार अपने ग्रीस के जो राजा जो दोस्त थे, अभी राजा का दोस्त राजा ही तो होता है ना, अपनी तरह साधारण आदमी तो नहीं होगा,
तो ग्रीस के राजा के साथ बोला कि यार आप क्या कीजिए, मुझे आप अच्छी शराब गिफ्ट कीजिए, आप मुझे अच्छा जैतून का तेल ऑलिव ऑयल गिफ्ट कीजिए, आप मुझे अच्छा क्या अच्छे हीरे जवाहरात आप मुझे गिफ्ट कीजिए, और आप मुझे सोफिस्ट गिफ्ट कीजिए। सोफिस्ट, सोफिस्ट, सोफिस्ट मतलब क्या होता था पुराने जमाने में? सोफिस्ट मतलब वो लोग हुआ करते थे जो बहुत बड़े बड़े ये डिबेट्स कंडक्ट किया करते थे, मतलब बोलते ना बहुत बड़े फिलोसोफर्स, दार्शनिक। तो फिर वो ग्रीस का जो राजा होता है वो ये बोलता है अपने रिप्लाई में, अपने पत्र के रिप्लाई में, कि देखिए आपने मुझसे शराब मांगी, मैंने आप लोग को आपको 1 लाख बैरल, बैरल समझते हो ना, 160 लीटर, वो इतना बड़ा होता है ना वो टंका, वो उसका लकड़े का, वो आपको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। आपने मुझसे जैतून का तेल मांगा, मैं आपके लिए 1.5 लाख पेड़ भेज रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको सोफिस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्रीक कल्चर में जो डिबेट करने वाले जो फिलोसोफर्स हैं उन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, इसलिए उनको ट्रेड नहीं किया जाता या उनको गिफ्ट नहीं किया जाता, दे आर नॉट टू बी ट्रेडेड एज कमोडिटीज। तो फिर बिंदुसार को लगता है कि हाँ वो एकदम सही बात कह रहे हैं, समझ में? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्सा इनसे जुड़ा हुआ है, बिंदुसार जी से, समझ में? फिर आगे, आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि इनके बेटे अशोक, अशोक बादशाह बन जाते हैं, समझ में? और एक नए मतलब क्या टाइम का उदय होता है, देखते हैं जरा। अशोक, अशोक जो होते हैं, ठीक है, अशोक जो होते हैं, इन ये भी अपने डैडी की तरह ही बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग वाले और गुस्से गुस्सैल दिमाग वाले रहते हैं, इसीलिए मैक्सिमम लोग इन्हें चंड अशोक कहते थे हमेशा, चंड अशोक। चंड मतलब एंग्री, ठीक है, और इन्होंने भी पूरी जिंदगी अपने इधर जंग करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। इनका मैक्सिमम इलाका कावेरी नदी, कावेरी नदी और मदुरई, ये वाला जो इलाका है बेटा, यहां से लेकर, आप यकीन नहीं करोगे, इनका इलाका हो चुका था यहाँ पर हेरात तक, हेरात, हेरात मॉडर्न डे किधर आया? अफगानिस्तान में, ठीक है, और ईस्ट में, ईस्ट में इनका इलाका आ चुका था बर्मा में, ठीक है, और वेस्ट में, वेस्ट में इनका इलाका आ चुका था मकरान में, मकरान मॉडर्न डे किधर है? बलूचिस्तान में। तो ये इतना बड़ा एरिया सम्राट अशोक का बन जाता है, सिर्फ एक ही इलाका बच जाता है और वो होता है कलिंग, उड़ीसा, ठीक है। फाइनली कलिंग को ये लोग ये हरा देते हैं 261 बीसीई में, ठीक है, लेकिन वहां पर जो मारकाट होती है तो ये देख के वो बोलते हैं कि आज से मैं मारकाट नहीं करूंगा, आज से मैं दिग्विजय छोड़ दूंगा। दिग्विजय मतलब क्या? विक्ट्री थ्रू वॉर, ठीक है, ये छोड़कर मैं सिर्फ धर्म विजय के ऊपर फोकस करूंगा, धर्म विजय के ऊपर मैं फोकस करूंगा, यानी मैं बस शांति प्रिय तरीके से लोगों को जीतने की कोशिश करूंगा। और इस तरीके से फिर क्या हो जाता है कि वो अपना जंग वगैरह का जो सिस्टम है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो पूरा का पूरा पब्लिक वेलफेयर पे अपना फोकस करते हैं, ठीक है। वो बुद्धिज्म प्रमोट करने के लिए फिर क्या करते हैं? महामात्रका, ठीक है, धर्म महामात्रका नाम के मतलब जो फिलोसोफर्स होते हैं, इट वाज टाइप ऑफ अ रिलीजियस पुलिस, कि जो भी मतलब साधु संत वगैरह हैं बुद्धिज्म में, वो ये मतलब क्या बुद्धिज्म ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, लोग क्या खुश हैं कि नहीं, और पूरी की पूरी दुनिया में बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए वो अलग अलग जगह पे अपने डिप्लोमेटिक मिशंस भेजते हैं। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव इट, इजिप्ट है ना, इजिप्ट, इजिप्ट में देखो पिरामिड्स है इन द फॉर्म ऑफ हियरोग्लिफिक्स। हियरोग्लिफिक्स मतलब क्या? चित्र वो बने हुए ना बहुत खूबसूरत से पूरे के पूरे इजिप्ट पे, इजिप्ट के पिरामिड्स पे। तो वैसे ही उसमें कुछ चित्र सम्राट अशोक के भी बने हुए हैं, और उसमें ना लिखा हुआ है एक कोडेड लैंग्वेज में कि ये देखिए, ये है हमारा दोस्त जो दूर कहीं भारत से आया है और बुद्धिज्म फैलाने आया है, एंड वी रिस्पेक्ट हिम। तो उनके जो भी स्तंभ हैं, उनके जो भी महल हैं, उनके जो भी रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। साउथ ईस्ट एशिया में, चाहे वो आप मलेशिया आप देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए, पूरे के पूरे थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, जापान, चाइना, मंगोलिया, ये सब इलाकों में जो भी बुद्धिज्म फैला हुआ है सब सम्राट अशोक की देन है। बात क्या हो जाती है?
सम्राट अशोक इतना ज्यादा मतलब क्या खर्चा करने लगते हैं पब्लिक वेलफेयर के ऊपर कि शाही तिजोरी जो होती है वो खाली होने लग जाती है। लेकिन सम्राट अशोक को फिर भी लगता है कि मैं अच्छा काम ही कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये अपने रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान नहीं देते। ये सिंपली क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब लोगों के भले के लिए फोकस कर डालते हैं। और जब आमदनी अठन्नी और खर्चा आप रुपया करेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, इट विल लेड टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। और ये इंपॉर्टेंट रीजन था, ठीक है, कि मौर्य रियासत कमजोर होने लग गई। और इनके फिर देखो, इनके फिर दुश्मनों ने भी देखा कि यार अब तो अशोक से बिना धर्म कर्म की बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हम वेट करते हैं कि कब ये मर जाए तो फिर इनके आगे हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर ही अटैक कर डालेंगे। और ये हुआ भी। कलिंग जो होती है ना, कलिंग, ठीक है, सम्राट अशोक की मौत के बाद सिर्फ 20 साल के अंदर अंदर कलिंग की रियासत वापस उठती है। और किसी जमाने में 261 बीसी में सम्राट अशोक ने जैसे उड़ीसा को पूरा आग लगा के खत्म कर दिया था, कलिंग या कलिंग को खत्म कर दिया था, तो कलिंग वासी आते हैं और पाटलिपुत्र को आग लगा के खत्म कर डालते हैं। ठीक है, सम्राट अशोक के जाने के सिर्फ 50 साल के अंदर अंदर महान मौर्य रियासत खत्म हो जाती है। तो बात यही है बेटा कि आप अच्छी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, लेकिन आपके दुश्मन नहीं चाहते। अब वो हम लोग कहते हैं कि मतलब हम तो अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन क्या बाकी लोग भी उतने अच्छे हैं? ताली दोनों हाथ से बजती है ना बेटा, समझ में? तो ऐसा बात हो जाता है। और इस बात से सम्राट अशोक को ये नजर नहीं आता, और उनकी मतलब क्या, ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के मतलब कमी की वजह से फिर बाद में देश में मौर्य रियासत का पतन हो जाता है। एक आखिरी खराब राजा आते हैं जिनका नाम होता है बृहदत्त। ठीक है, उनको मार डालते हैं उनके कमांडर, जिनका नाम होता है पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा जो उनके मिलिट्री कमांडर होते हैं। बृहदत्त भी उसी की तरह बेकार होते हैं, धनानंद की तरह। तो बृहदत्त की भी मौत हो जाती है, और फिर नेक्स्ट राजा कौन बनते हैं? पुष्यमित्र शुंग, और एक नई रियासत का चुनाव, वो क्या मतलब एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, शुंगा रियासत। समझ में आप लोग को? और शुंग रियासत के आ जाने के बाद फिर क्या होता है, फिर से एक नए तरीके से देश के दुश्मनों का खात्मा होना चालू हो जाता है। अगली बार हम लोग शुंग रियासत को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।